तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट है, जिसे आप फाइन आर्ट का सब्जेक्ट भी कहते हैं और हिंदी में आपका चित्रकला विषय करके ये रहता है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकलते हैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर से, तो वो सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि छोटा सा आपका ये पेपर आता है पेंटिंग का या फाइन आर्ट का कह लीजिए, और इस छोटे से पेपर में हमें देखने को मिलता है कि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है ना, जो बार बार रिपीट होकर के आते रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पेंटिंग सब्जेक्ट का, तो यही क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में रिपीट होकर के आ रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि सर वन शॉट का वीडियो लाइए, वन शॉट का वीडियो लाइए। तो फाइनली मैं आपके लिए वन शॉट का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बच्चों मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए, करीबन 6 से 7 घंटे लग गए मुझे यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा करने में, क्वेश्चंस को यहाँ पर छांटने में। ठीक है, तो इतनी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। और इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 999 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 999 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ना सारे बच्चे एकदम हार्ट वाला इमोजी फैला देंगे। ठीक है, लाल दिल, हरा दिल, गुलाबी दिल, जितने तरह के हार्ट होते हैं ना, सारे तरह के हार्ट वाला इमोजी कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे लग जाएगा कि बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, और कुछ भी आपको पूछना हो तो बेझिझक आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप आइए, मुझे डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज, जो भी आपको पूछना हो। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि पहाड़ी लघु चित्रकला और उसके कलाकार को पहचानिए जिनमें कृष्ण को भगवान के रूप में दर्शाया गया है और आत्मा परमात्मा के आधार पर इसे संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जिस पेंटिंग की बात की जा रही है वो पेंटिंग है बच्चों हमारा गोपियों के साथ कृष्ण जी। ठीक है, और जो इसके कलाकार है यानी आर्टिस्ट है वो मनाकू जी है और वसोहली शैली में ये है हमारा। ठीक है, ये स्टाइल में हमें देखने को मिलता है ये पेंटिंग। अगर स्पष्टीकरण की बात करें यानी पूरा एक्सप्लेनेशन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि कृष्ण परमात्मा को केंद्र में रखकर गोपियां आत्मा उनकी सेवा में लगी हुई है। ठीक है, जो कृष्ण जी है यानी परमात्मा की बात की गई है कृष्ण जी को लेकर के, तो उनको सेंटर में रखा गया है। ठीक है, और जो गोपियां हैं बच्चों उनको यहाँ पर आत्मा के रूप में दर्शाया गया है और इस तरह से वो उनकी सेवा में लगी हुई हैं, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि आत्मा परमात्मा। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बताया गया है चटकीले वस्त्र, लाल हाथ भक्ति को दर्शाते हैं। यमुना नदी, कमल और प्राकृतिक दृश्य शुद्धता का प्रतीक है बच्चों। और गोपियां छत्र लेकर खड़ी हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एंड द आर्टिस्ट फ्रॉम द रागा माला सीरीज इन विच कृष्णा इज सीन एज गॉड, एक्सप्लेन इट ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ आत्मा परमात्मा। ठीक है, तो पेंटिंग जो है हमारा वो है कृष्णा विद गोपीज एंड आर्टिस्ट है हमारे मनाकू एंड जैसे कि बासोली स्कूल, ये इसके अंदर लिखा मतलब लिखा गया कह रहा हूँ बनाया गया करके। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम जो 2026 में आपका होने वाला है, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक करके लगभग हमें 6 महीने का समय लग गया।
आप सभी बच्चों के लिए हमने सैंपल पेपर बनाए हैं 5 सब्जेक्ट के। जी हाँ बच्चों, कौन-कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है? तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और इंग्लिश हो गया। ये टोटल 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट के हमने 15-15 सैंपल पेपर बनाए हैं विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? जिनको लेकर के आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस का 15 सैंपल पेपर ले लिया। इससे आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो टोटल इसमें आपको 15 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। हिंदी मीडियम में लेना चाहते हो तो हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। अच्छा, अब पूरा जो इस साल का सिलेबस है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। जो 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। 4 नंबर वाले जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस निकलते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कार्टून्स आपको मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर मैप निकलते हैं वो मिल जाएंगे। यानी कि हर एक तरह के क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी सैंपल पेपर के माध्यम से, ठीक है? तो स्मार्ट बनिए, सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपको कांटेक्ट करना है और 50% डिस्काउंटेड रेट पर आप सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। वैसे तो सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है एक सब्जेक्ट का, वो 299 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 50% डिस्काउंट रेट पर आपको यहाँ पर केवल और केवल 149 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ कॉम्बो बाय करते हैं तो इसमें आपको 60 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा बच्चों, केवल और केवल 549 में। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है हमारे राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब आवर इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है? तो देखिए आपने हमारा भारतीय झंडा तो देखा ही होगा, ठीक है? इसके बारे में मैंने सैंपल पेपर में भी जिक्र किया था और बचपन से हम लोग यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है? हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है इसमें आप देखेंगे तो 3 कलर हमें देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है? जिसमें से जो पहला कलर है वो है हमारा केसरिया रंग, जो कहीं ना कहीं बलिदान का प्रतीक होता है। दूसरा जो कलर है बच्चों वो है हमारा सफ़ेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है, ठीक है? और तीसरा जो कलर होता है बच्चों वो होता है ग्रीन कलर, जो कि हरियाली का इस तरह से है ना, वैभव वगैरह का प्रतीक है। तो ये 3 कलर हो गए। एक और चौथा कलर होता है बच्चों जो नीला कलर होता है, जो अशोक चक्र में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो दिया गया है ना, ये अशोक चक्र, ये नीले कलर का होता है इसके अंदर, है ना? और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको तीलियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये तीलियाँ है इसके, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? तो बेसिक जानकारी आपको मिल गई हमारे झंडे के बारे में। चलिए इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि इसके प्रतीकों के विशेष संदर्भ में इसके रंगों का महत्व का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स सिंबल्स, ठीक है? तो जो हमारा झंडा है बच्चों, इसमें आप देखेंगे ये जो रंग दिए गए हैं इनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए हमारे ध्वज में प्रयुक्त रंगों का महत्व, अनुपात, चक्र का महत्व, कर्तव्य, बलिदान, साहस, शांति, समृद्धि, ध्वज के अनुपात आदि के लिए 24 घंटे की प्रजोशों की प्रतिद्वंद्विता है करके, ठीक है? सॉरी, प्रतिबंधता है। तो यहाँ पर देखिए हम बताया गया है कि हमारा जो झंडा होता है बच्चों, उसमें आप यहाँ पर 3 कलर बेसिकली देखेंगे, ठीक है? सबसे ऊपर जो होता है केसरिया जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक होता है, ठीक है? अगला हमारा यहाँ पर सफ़ेद होता है जो शांति का प्रतीक होता है, साहस और शांति इस तरह से, ठीक है? और नीचे हमारा ग्रीन कलर होता है यानी कि हरा रंग, तो वो समृद्धि का इस तरह से और हरियाली का प्रतीक होता है। और इसमें आप देखेंगे तो अशोक चक्र भी देखने को मिलेगा आपको, जिसके अंदर यहाँ पर तीलियाँ होती हैं, ठीक है? बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स यूज इन आवर फ्लैग प्रपोर्शन, जो सो कि सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रा 24 आवर्स कमिटमेंट टू ड्यूटी, सेक्रीफाइस, करेज, पीस, प्रोस्पेरिटी, जो सो कि प्रोपोर्शन ऑफ फ्लैग एक्सेट्रा, ठीक है? तो 24 घंटे यहाँ पर कमिटमेंट ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं, कमिटमेंट टू ड्यूटी, ये जो हमारा वो होता है आपका जो अशोक चक्र होता है ना वो। चलिए यहाँ पर देखिए अब अशोक चक्र से रिलेटेड ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि अशोक चक्र और इसकी 24 तीलियों का महत्व हमारे झंडे में क्या देखने को मिलता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र एंड इट्स 24 स्पोक्स इन आवर फ्लैग। तो अगर आप हमारा झंडा देखेंगे तो इसमें आपको ये अशोक चक्र देखने को मिल रहा है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं बच्चों, ठीक है? तो इसका क्या महत्व होता है वो हमें बताना है।
तो पहली तीली संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो देखिए पूरा तो नहीं, हमें 2-3 बताना होता है मेनली। तो पहली जो तीली होती है बच्चों, वो हमें यहाँ पर संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन्ड लाइफ यहाँ पर स्पेंड करने का हमें इंस्पायर करती है। अगला है दूसरी तीली निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और तीसरी तीली देश में शांति व्यवस्था कायम करने की सलाह देती है। ठीक है, सेकंड स्पोक क्या करता है, इंस्पायर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एंड थर्ड स्पोक एडवाइज टू मेंटेन द पीस इन द कंट्री करके। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय झंडा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तिरंगा झंडा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब यहाँ पर ना एक टाइमलाइन समझ लेते हैं कि जो आज आप हमारा ये वाला झंडा देख रहे हैं ना बच्चों, ये झंडा बना कैसे। ठीक है, ये मैं आपको ना हमारे इंडियन फ्लैग का हिस्ट्री बता देता हूँ कि किस तरह से हमारा ये झंडा, जो वर्तमान समय का झंडा आप ये देख रहे हैं, इस तरह का झंडा कैसे बना। क्योंकि शुरुआत में जो झंडा था बच्चों, वो काफ़ी अलग था। तो देखिए, ये है हमारा 1906 का भारत का झंडा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है, आपको मैंने दिखाने के लिए। 1906 स्वदेशी और बहिष्कार संघर्ष के दौरान पहली बार पारसी बागन, जो सो कि रक्यार कलकत्ता, वर्तमान में जो कलकत्ता है, वहाँ पर भारतीय ध्वज फहराया गया था। और वो कौन सा था, वो ये वाला था। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इंडियन फ्लैग जो माना जाता है, वो ये वाला माना जाता है। क्लियर है बच्चों? इसके आगे चलते हैं। 1906 हो गया, अब 1907 आ जाता है। उस टाइम पे झंडा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, थोड़े संशोधन के साथ एक समान ध्वज को मैडम जैसे कि भिकाजी केम ने पेरिस में फहराया। इस ध्वज को सोशलिस्ट सम्मेलन में बर्लिन में भी प्रदर्शित किया गया और इसलिए इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा जाने लगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा बर्लिन कमेटी फ्लैग, तो ये वाला रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये तो 1907 की बात रही। अब आ जाते हैं हम लोग 1917 में, सीधा 10 साल आगे आ जाते हैं। 1917 में भारत का झंडा कुछ इस तरह से दिखता था। ठीक है, देखिए 1917 होम रूल मूवमेंट के हिस्से के रूप में एनी जोसुकी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अन्य ध्वज फहराया। यह ध्वज उपनिवेशवादी साम्राज्य में भारतीयों के लिए स्वायत्त शासन का प्रतीक था। ठीक है, कि जो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उसमें भी हम लोग इंडिया के लोगों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, इस तरह से उसको लेकर के ये सिंबलाइज करता था। तो ये हमारा 1917 का इंडियन नेशनल फ्लैग है बच्चों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा 1921, 1921 में ये हमारा झंडा देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से था हमारा झंडा। ठीक है, और इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा बताया गया है। बेसिकली आप झंडे को देख लीजिए कि किस किस तरह से किस टाइम में हमारा झंडा यहाँ पर चेंज होता हुआ चला। ठीक है, 1921 में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं चरखा वगैरह को दिखा रहा है ना। ये देखिए, यहाँ बताया भी गया है कि कांग्रेस के विजयवाड़ा, अब जो विजयवाड़ा है, सत्र में एक युवा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया। इस ध्वज में 3 धारियां थी जो भारत में सामंजस्य से रहने वाले विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। केंद्र में एक घूमता हुआ चक्र रखा गया था जो देश के प्रगति का प्रतीक था। ठीक है, देश का यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक सिंबल था। तो इस तरह से ये आपका 1921 का इंडियन नेशनल फ्लैग है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों। चलिए, अब यहाँ पर 1931 में आ जाइए। 1931 में हमारे देश का झंडा कुछ इस तरह का था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, पिंगली वेंकैया के ध्वज को कुछ संशोधन के साथ अपनाने का एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया, जहाँ सफ़ेद और हरा रंग बना रहा, वहीं लाल को केसर से जैसे कि प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी रिप्लेस कर दिया गया। तो जो लाल था बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से रेड कलर जो था बच्चों, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया, किससे? केसरिये रंग से। ठीक है, केसर साहस के लिए, सफ़ेद शांति के लिए, और हरा जो है उर्वरता यानी उपजाऊ क्षमता के एवं विकास के लिए यहाँ पर दर्शाया गया था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूँ कि 1931 वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे चले तो हमारा 1947 जो फाइनल फ्लैग निकल करके आया, जो आज भी यूज होता है, वो ये वाला है बच्चों, जिसमें ऊपर आप देखेंगे तो केसरिया रंग है, नीचे आप देखेंगे मतलब बीच में तो यहाँ पर सफ़ेद रंग है, और सबसे नीचे है हमारा हरा रंग। बीच में आपको अशोक चक्र देखने को मिलेगा जो कि नीले कलर का होता है। ठीक है, देखिए बताया भी गया है, जुलाई 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का ध्वज औपचारिक रूप से अपनाया। घूमता चक्र हटाकर सम्राट अशोक के धम्म चक्र से
यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अगर हम इससे पहले वाला फ्लैग देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया और फाइनल जो हमारा झंडा निकल करके आया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सम्राट अशोक का धर्म चक्र है उसको यहाँ पर रिप्लेस करके लगा दिया गया, जो सत्य और जीवन का प्रतीक है। इसे तिरंगा कहा जाने लगा। ठीक है, हमारे फ्लैग को किस नाम से जाना जाने लगा? तिरंगा के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ्लैग का पूरा हिस्ट्री था इंडियन नेशनल फ्लैग का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग और उसकी जानकारी, फेमस पेंटिंग्स एंड देयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। जो भी पेंटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की कैटेगरी में मैं इस वाले पेंटिंग को रखता हूँ, जो कि आपका मारू रागनी ये वाला पेंटिंग है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा चीज़ भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। पहले पेंटिंग्स को समझ लीजिए एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा मारू रागनी पेंटिंग है और इसके आर्टिस्ट कौन है? तो इसके आर्टिस्ट है यहाँ पर साहिबदीन जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साहिबदीन जी है। और मीडियम कौन सा है? तो ये वाटर कलर यानी पानी का रंग, ये मीडियम है, इससे बनाया गया है। और टेक्निक हमारा टेम्परा है। ठीक है, टेक्निक कौन सा है बच्चों? इसको बनाने के लिए टेम्परा यूज किया गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये आप देख सकते हैं ये मारू रागनी पेंटिंग है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। मतलब पूरा मैं आपको समझा देता हूँ इस पेंटिंग से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे कैसे आंसर आपको लिखते हुए चलना है। देखिए मारू रागनी क्या है और यह चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? व्हाट इज मारू रागनी एंड विच स्कूल ऑफ पेंटिंग डज इट बिलोंग टू? तो मारू रागनी राग श्री की एक जो कि रागिनी संगीतक मूड है, जिसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग राजस्थानी चित्रकला में चित्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये बताया गया है आपका। क्लियर है? आगे देखिए, यह रागमाल चित्रों के एक सेट का हिस्सा है जो राजस्थान की लोक कथा ढोला मारू की कहानी को दर्शाता है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है बच्चों इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने सभी दोस्तों में ना शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मारू रागनी चित्र के कलाकार कौन थे और यह किसके शासनकाल में बनाया गया था? हु वाज द आर्टिस्ट ऑफ द मारू रागनी पेंटिंग एंड ड्यूरिंग हुज रीजन वाज इट क्रिएटेड? तो इस चित्र के कलाकार थे साहिबदीन जी थे। ठीक है, और यह मेवाड़ के शासन राणा जगत सिंह प्रथम, जो कि ये शासनकाल था इनका 1628 से ये 1652 इस शासनकाल में, और 1628 संवत 1685 में उदयपुर में चित्रित किया गया था। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जानकारी है इस पेंटिंग से रिलेटेड वो मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। सोर्स हमारा क्या रहने वाला है? तो सोर्स रहने वाला है बच्चों हमारा NCERT, NCERT। ठीक है, NCERT बुक। ठीक है, इसके आधार पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर्स करवा रहा हूँ। मैंने बच्चों से पूछा भी था कि बताइए बच्चों आप कौन सा बुक पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मुझे बताया कि सर हम फुल मार्क्स करके एक पब्लिशर से उनकी बुक आती है वो पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मैं NCERT बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ NCERT बुक के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि NCERT बुक के आधार पर ही आपका फुल मार्क्स वाला जो बुक बना है ना वो भी आपका NCERT के बेस पर ही बना है। NCERT बुक में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, और फुल मार्क्स पब्लिशर्स का जो बुक है उसमें आपको उसी का यहाँ पर बेस बना करके वो बुक बनाया गया है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ NCERT बुक के आधार पर दे रहा हूँ। जिस भी बच्चे के पास नई वाली NCERT बुक नहीं है वो मैं टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी भेज चुका हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को VSP क्लास 12 करके आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने ना आपका बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फाइन आर्ट का वहाँ पर भेज दिया है NCERT का, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी पेंटिंग मारू रागनी के ऊपर हमसे क्या पूछ रहा है कि मारू रागनी चित्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? व्हाट हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस डज द मारू रागनी पेंटिंग होल्ड? तो यह चित्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक शिलालेख है जो कलाकार साहिबदीन संरक्षक राणा जगत सिंह स्थान उदयपुर और तिथि ये का उल्लेख करता है। ठीक है, तिथि 1628
CE का। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से यह राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू को दर्शाता है। ठीक है, जो सांस्कृतिक आप कह सकते हैं, मतलब सांस्कृतिक रूप से जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा है ढोला मारू, इसको ये दर्शाता है कौन? मारू रागनी पेंटिंग। ठीक है, जो प्रेम, संघर्ष और साहस की कहानी है। जो किसकी कहानी है बच्चों? प्रेम, संघर्ष और साहस की कहानी है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको आंसर लिखना है। दोनों मीडियम में मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं इसी पेंटिंग के फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। क्या है कि मारू रागनी चित्र में किस कथा को चित्रित किया गया है? डिस्क्राइब द थीम और नरेटिव डिस्प्लाइड इन द मारू रागनी पेंटिंग। तो यह चित्र राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की कहानी दर्शाता है, जो एक ऊंट पर सवार होकर जैसे कि भाग रहे हैं। यह कथा उनके संघर्षों, दुष्ट रिश्तेदारों, युद्धों और अंत में मिलन को यहाँ पर चित्रित करता है। द पेंटिंग illustrates the story of Prince Dhola and Princess Maru escaping on a camel. The narrative revolves around their struggles against evil relatives, battle and जैसे कि eventual reunion, reflecting themes of perseverance and love। ठीक है, तो इस perseverance and love, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मारू रागनी चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ठीक है, वेयर इज द मारू रागनी पेंटिंग करंटली हाउस्ड। तो ये चित्र जो है संग्रहालय नई दिल्ली, जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है, ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, यहाँ पर ये संग्रह में है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर रखा गया है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के जो भी आपके दिए गए हैं ना पेंटिंग वगैरह, उनका यहाँ पर बनाने का तरीका, ठीक है, सब स्कूल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही है संग्रहित। चलिए अब यहाँ पर है हमारा राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी ये वाली पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये भी। इसके आर्टिस्ट है हमारे यहाँ पर निहाल चंद जी। कौन है? निहाल चंद जी इसके आर्टिस्ट है। सब स्कूल की बात करें तो वो हो जाएगा किशनगढ़। ठीक है, यानी उप विद्यालय की बात करें तो किशनगढ़ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पेंटिंग आप देख लीजिए। अब इस पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से राजस्थानी लघु चित्रकला के उस प्रोफाइल चित्र को पहचानिए जिसमें महिला सशक्तिकरण और नाजुकता का संगम है। ठीक है, तो देखिए ये जो पेंटिंग है ना, इसमें महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है, और एक नाजुकता को दिखाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, पेंटिंग का उप विद्यालय और इसके विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो पेंटिंग कौन सी है हमारी? राधा बनी ठनी, और उप विद्यालय हो जाएगा हमारा यहाँ पर सब स्कूल हो जाएगा किशनगढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया। विवरण के अंदर आप लिख सकते हैं लंबी उंगलियां हैं, ठीक है, पारदर्शी दुपट्टा है। आप देख ही सकते हैं इस तरह से जो उंगलियां हैं काफी लंबी है, जो दुपट्टा है यहाँ पर इस तरह से वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। और मोती की माला, नुकीली नाक, पतले होठ, लंबी आंखें, ये हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो मोतियों की माला है इनके पास, पतली और इस तरह से नाक है। ठीक है, और यहाँ पर नुकीली नाक वगैरह है ना, इस तरह से बाकी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं ना, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, राजपूत शाही वैभव यानी सशक्तिकरण एम्पावरमेंट को, और नाजुकता कोमल आकृतियों का मिश्रण है ये। डाक टिकट पर छपी छवि सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं इस पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश मीडियम में पूरा ट्रांसलेट कर दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए इसी पेंटिंग को लेकर के एक क्वेश्चन और मैंने अच्छे से बना दिया है कि राधा बनी ठनी चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है और इसकी विशेषताएं क्या है? विच पेंटिंग स्कूल इज राधा मतलब बनी ठनी एसोसिएटेड विथ एंड व्हाट इट्स फीचर। तो राधा बनी ठनी चित्र किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, ये इसका स्कूल हो जाएगा, और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है जिसमें नुकीली नाक, लंबी घुमावदार भुआएं हैं, बादाम के आकार की आंखें हैं, कमल पंखुड़ी जैसी है। ठीक है, एंड जैसे और पतले होठ शामिल है। तो वो उस पेंटिंग की यहाँ पर खासियत बता रहा है। यह चित्र निहाल चंद द्वारा बनाया गया है, आर्टिस्ट ये है, और माना जाता है कि यह सावंत सिंह की प्रेरणा बनी ठनी के चेहरे की विशेषताओं पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। चलिए
इंग्लिश मीडियम में आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा इंग्लिश मीडियम में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है बच्चों, ठीक है। ओके, अब अगला वाला ये देखिए पेंटिंग, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो पेंटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका यहाँ पर कृष्णा स्विंगिंग एंड राधा इन सैड मूड, ठीक है, यानी झूला झूलते कृष्ण और उदास मुद्रा में राधा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, झूला झूलते हुए इस तरह से कृष्ण, उदास मुद्रा में राधा, इस तरह से करके है। तो इसके आर्टिस्ट कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नूरुद्दीन जी, ठीक है। और सब मैटर हो जाएगा, यानी विषय वस्तु हो जाएगा कृष्णा लीला को यहाँ पर दिखाया गया है, कृष्ण लीला जिसे आप कह सकते हैं, ये इसका विषय वस्तु हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए इसके आधार पर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कृष्णा स्विंगिंग एंड राधा इन सैड मूड चित्र में कौन सी कथा दर्शाई गई है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह चित्र रसिक प्रिया से प्रेरित है और कृष्ण एवं राधा के बीच प्रेम संघर्ष को दर्शाता है। ऊपरी भाग में कृष्ण एक गोपी के साथ झूला झूल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ऊपरी भाग में इस तरह से दिखाया गया है कि कृष्ण जी जो है वो एक गोपी के साथ झूला झूल रहे हैं, याद रखिएगा राधा नहीं है यहाँ पर, गोपी के साथ झूला झूल रहे हैं, ठीक है। जबकि निचले भाग में उदास राधा एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है। जो उदास राधा है वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पेड़ के नीचे यहाँ पर उदास राधा आपको देखने को मिलेगी बच्चों। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। यह चित्र नूरुद्दीन द्वारा 1683 में बनाया गया था और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो मैंने आपको बताया ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के जो भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे मोस्टली वो नई दिल्ली में यहाँ पर है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंटिंग है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने भी कैसे बोल दिया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी महत्वपूर्ण पेंटिंग वगैरह है वो सारा मैं आपको करवाते हुए चलूंगा, डोंट वरी, पूरे सिलेबस से ही करवा दूंगा, इतने कम समय में मैं आपको करवा सकता हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए, इस तरह से ये रहेगा आंसर। क्लियर है। चलिए अब ये वाला देखिए बच्चों, ये है आपका चौगान प्लेयर्स, ठीक है, चौगान खिलाड़ी, ये वाली पेंटिंग है। इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। ये वाला ना आपका जो सैंपल पेपर आया हुआ है उसके अंदर भी दिया गया था, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे पहले यहाँ पर इसके आर्टिस्ट को समझ लीजिए। तो इसके आर्टिस्ट है दाना जी, ठीक है। सब स्कूल हो जाएगा हमारा जोधपुर और टेक्निक है हमारा टेम्परा वगैरह, मतलब टेक्निक सब स्कूल ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 और 4 से जो भी हमारे पेंटिंग दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो 2 रानियां हैं इस तरह से, ठीक है, घुड़सवारी करती हुई, और दोनों जो घोड़ों के चेहरे हैं, फेसिस है, वो आमने सामने हैं, ठीक है, इस तरह से। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। चलिए तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि चौगान खिलाड़ी चित्र की कलात्मक विशेषताएं क्या है। अब देखिए मैं जब बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन समझ लिया ना, तो इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन बना दे आप उसका आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपका क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब इसी पेंटिंग के आधार पर, जो चौगान खिलाड़ी पेंटिंग है, चित्र है, इसके आधार पर बोल रहा है कि इसकी कलात्मक विशेषताएं क्या है, ठीक है, आर्टिस्टिक फीचर्स ऑफ द चौगान प्लेयर्स पेंटिंग। तो यह चित्र जोधपुर स्कूल से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी, ये जोधपुर स्कूल से संबंधित है और 1810 में कलाकार दाना द्वारा बनाया गया था। इसमें घोड़ों पर सवार राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़ों पर सवार राजकुमारियां हैं, जो पोलो नाम का एक खेल होता है ना, वो खेल रही हैं, जो कि हॉर्स पर बैठ करके ही खेला जाता है, ठीक है। चित्र में मुगल, डेक्कनी, बूंदी और किशनगढ़ शैली का मिश्रण देखा जा सकता है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। चलिए अब ये वाला देखिए बच्चों, ये है आपका पेंटिंग रामा मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। राम ने चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, ठीक है। इसके आर्टिस्ट कौन है, तो इसके आर्टिस्ट है हमारे यहाँ पर गुमन जी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका चित्र है, पेंटिंग है, इसके आर्टिस्ट है हमारे गुमन जी। और सब स्कूल हो जाएगा जयपुर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब स्कूल हो जाएगा जयपुर। चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि राम मीट्स मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड चित्रकूट चित्र में किस घटना को चित्रित किया गया है, ठीक है, कौन से इवेंट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यह चित्र रामायण की एक घटना को दर्शाता है, जहाँ भरत अपनी माताओं और सलाहकारों के साथ चित्रकूट में राम से मिलने आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बुक जो है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान एक कुटिया में रह रहे हैं। यह चित्र
कलाकार गुमान द्वारा 1740-1750 के बीच में बनाया गया था, ठीक है, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये गुमान के द्वारा बनाया गया था और न्यू दिल्ली में ही ये रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकूट में किस तरह से मिलन हो रहा है ना, और यहाँ पर सारे लोग दिखाए गए हैं, इधर पेड़ पौधे हैं, इधर कुटिया टाइप की है, ये सारा आप देख सकते हैं, इधर पहाड़ वगैरह है, इधर आपका पेड़ पौधे है। तो इस तरह से आपका ये पेंटिंग दिया गया है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं सभी कमेंट्स को देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से कि द पेंटिंग डिस्पाइट्स एन एपिसोड फ्रॉम द रामायणा वेयर भरत विजिट रामा सीता एंड लक्ष्मण इन चित्रकूट ड्यूरिंग देयर exile painted by artist Guman between 7040 to 7050. It uses a continuous narrative style and is housed in the National Museum New Delhi. तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ओके, अगला यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा है यहाँ पर नंद यशोदा एंड कृष्णा, ये वाली पेंटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पीछे देखेंगे हरे भरे पेड़ है, ये यहाँ पर पत्थर वगैरह है, रॉक्स वगैरह है ना, इस तरह से। इसके आर्टिस्ट कौन है? तो नैन सुख जी इसके आर्टिस्ट है हमारे। और सब स्कूल क्या हो जाएगा इसका? तो सब स्कूल हो जाएगा हमारा कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा हमारा इसका सब स्कूल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर है हमारा नंद यशोदा और कृष्ण चित्र के विषय शैली विशेषताएं और संग्रह स्थान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पूरा आपको डिटेल में बता देना है। तो अगर इस चित्र को, यानी ये जो हमारा पेंटिंग दिया गया है, ये वाला आप देख सकते हैं, तो इसके थीम की बात करें तो इसमें क्या थीम है जी? तो देखिए, यह चित्र भागवत पुराण के एक प्रसंग को दर्शाता है जहां नंद यशोदा और कृष्ण गोकुल से वृंदावन की यात्रा करते हैं, ठीक है। नंद यशोदा और कृष्ण जो है, तीनों के तीनों जो है यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यह प्रवास दैत्यों के उत्पीड़न से बचने के लिए किया गया है। अगर शैली की बात करें, स्टाइल की, तो यह कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है, जो प्राकृतिक दृश्यों और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बच्चों, ठीक है। तो ये शैली हो गया आपका कांगड़ा। और इसकी अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो प्राकृतिक, हरे भरे पेड़, नदी और ग्रामीण परिदृश्य का यथार्थवादी चित्रण किया गया है, ठीक है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ग्रामीण वासी वगैरह, इस तरह से काफ़ी प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। मानवीय भावनाओं की बात करें तो थकान, भार उठाते लोग दिखाए गए हैं, बातचीत करते हुए झुकी हुई गर्दनें और बच्चों की देखभाल करती हुई महिलाएं दिखाई गई है। सजावटी विवरण की बात करें तो सजावटी विवरण के अंदर कपड़ों पर बारीक बुनाई, गहनों की नक्काशी और बैलगाड़ियों की सजावट दिखाई गई है। संग्रह स्थान यानी लोकेशन की बात करें तो हालांकि दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कांगड़ा शैली के अधिकांश चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या अन्य प्रमुख संग्रहालयों में सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली तो नहीं है मेंशन, बट न्यू दिल्ली में ही है जहाँ तक है ये, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं नरेटिव यानी थीम दिखाया गया है, आर्टिस्टिक स्टाइल की बात की गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे चले तो की फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है बच्चों। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, या क्लियर है, इस तरह से मैं कहना चाह रहा था। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा पेंटिंग का वन शॉट का वीडियो। आई नो कि बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम था। इतने कम समय में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मैंने ना आपका एनसीईआरटी का बुक भेज दिया है टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ जा कर के आप उसको एक बारी देख लीजिएगा। और इसके अलावा और भी आप कहीं से तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगता था और इतने कम समय में मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी। इसके अलावा मैंने 3 सैम्पल पेपर भी आपको करवा दिए हैं, तो उनको भी जरूर जा करके देख लीजिएगा। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। छोटा सा पेपर आएगा और बहुत आसानी से आपका पेपर हो जाएगा बच्चों। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, खास करके मारू रागिनी, ठीक है, कृष्ण से संबंधित जो पेंटिंग वगैरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, तो उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। फोड़ करके आना। जय हिंद, मतलब पेपर अच्छे से करके आना। चलिए।